हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 138 मतलब 138 देखने वाले हैं। और देखिए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण होने वाली है। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे और अब से हम आप लोग के लिए डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे। और 24 स्टडी सेंटर का जो ऐप होगा ना, वहाँ पे हम फ्री में, ठीक है, फ्री में जो प्रीवियस ईयर होगा ना, हम उनका टेस्ट प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो वहाँ से जाके है ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, डेली के हम 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, जो हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे, जैसे ही टेस्ट अपलोड होगा तो वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। और पहले दूसरी बात यहाँ पे हम बात करें, डेली तो प्रोवाइड करेंगे बट क्वेश्चन हम कम प्रोवाइड करेंगे, बट जितना ही क्वेश्चन होगा वो हम काफी मेहनत से और काफी बेस्ट क्वेश्चन डिजाइन करके आप लोग के बीच प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हेपेटोलॉजी किससे संबंधित है? रेपेटाइल और एम्फीबिया से संबंधित है, या मछली के अध्ययन से संबंधित है, या पक्षी के अध्ययन से संबंधित है? उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में कोई नहीं। देखिए अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो रेपेटाइल एंड एम्फीबिया से संबंधित है। ऑप्शन ए को टिक लगा के चले आइएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, अच्छा ये वही चर होता है क्या? तो देखिए ऐसा जीव जंतु आप समझ सकते हैं जो पानी और स्थल दोनों पे ही रह सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेढक जमीन में भी और पानी में भी आपको दिख सकता है, तो उनको ही एम्फीबिया संघ के अंतर्गत रखा गया, वही चर के अंतर्गत रखा गया। इनके साथ थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा देखें, जैसे कि मछली के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मत्स्य विज्ञान देते हैं। ये सब कभी कभी बेसिक है ना, एकदम बेसिक जब क्वेश्चन पूछना होगा तब ये सब कुछ पूछ लिया जाएगा। कीड़ों को अध्ययन को क्या कहते हैं? कीट विज्ञान कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षी विज्ञान कहते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा के रूप में आप जानकारी के रूप में रख सकते हैं यहाँ पे ना। क्वेश्चन 2 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, कोशिकाओं के समूह। मान लीजिए कई सारा कोशिकाएं, मान लीजिए ये कोशिका, ये काफी सारा सेल्स, मान लीजिए काफी सारा समान कोशिकाओं के समूह, समूह मतलब काफी सारे कोशिकाएं, उनके कार्य के अनुसार को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं क्या, या अंग कहते हैं, या अंग उत्तक कहते हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में कोई नहीं? तो क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। काफी सारा जब कोशिकाएं मिलेगी तो उनको हम क्या कहेंगे? उत्तक कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए, क्या देखिए, हम बहुत ही मेहनत से डिजाइन करते हैं, तो प्लीज एक फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा और उस फ्रेंड को शेयर कीजिएगा जो पहली बार तैयारी करता है, उनको काफी ज्यादा नीड होता है। तो देखिए ये है सेल, जिन्हें हम कोशिकाएं बोलते हैं। तो मान लीजिए यही बोला था, काफी सारे कोशिकाओं मिलकर क्या होता है? तो टिश्यू बनाता है। ठीक है, और टिश्यू से ही ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ही क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है, और पूरा तरीका से एक ह्यूमन बॉडी का डेवलप होते हैं यहाँ पे, है ना। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो ऐसा नहीं कि आप कमेंट नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम मेंशन भी किए हैं जो बात अभी हम आपको समझाएं। उत्तक एक कोशिकाएं का संगठन है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये है उत्तक, और ये क्या है? कोशिकाएं के संगठन को ही, कोशिकाएं के संगठन को ही तो उत्तक कहते हैं। तो यही बात यहाँ भी लिखा गया। उत्तक कोशिकाओं का वह संगठन है जो आकार एवं कार्य का समान रहता है। उत्तक के अध्ययनों को हम हिस्टोलॉजी नाम से जाने जाते हैं। और सभी अंग कोशिकाएं परत से बने होते हैं। जितने भी अंग होते हैं, जितने भी ऑर्गन होते हैं, वो कोशिकाएं के परत से बने होते हैं। यहाँ पे कोशिकाएं के परत से बने होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा ना। क्वेश्चन 3 यहाँ पे बात करें, डेली हम आप लोग के लिए 10 मिनट का वीडियो प्रोवाइड करेंगे और काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो किसी भी समय निकाल के आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 3 देखें, प्रकाश संश्लेषणों के लिए गैसों का आदान सूक्ष्म छिद्रों में होता है, यह छिद्र क्या है? तो हरित लवक बोलते हैं, या स्टोमा बोलते हैं, या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर मैं इनका आंसर की बात करूं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टोमा हो जाएगा। अच्छा ये स्टोमा दिखता कैसे है? तो देखिए मान लीजिए ये पत्ता है, ठीक है, पेड़ का पत्ता मान लीजिए, और ये जब पेड़ का पत्ता का जब जूमिंग करिएगा ना, तो इस तरह जूमिंग करने के बाद आपको कुछ इस तरह दिखेगा, है ना। तो इसी छिद्र को क्या बोलेंगे? स्टोमा बोलेंगे। ठीक है, जब ये ओपन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लेती है। ठीक है, जब ये क्लोज होती है तो ऑक्सीजन छोड़ती है यहाँ पे, है ना। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेगा, जब स्टोमा ओपन होती है तो क्या लेती है? ठीक है, ऑक्सीजन लेती है या कार्बन डाइऑक्साइड लेती है? तो आपके ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, तो उन्हें आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ती है यहाँ पे ना। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान सूक्ष्म छिद्रों से होता है, और इन छिद्रों को ठीक क्या बोलते हैं? स्टोमा कहते हैं। स्टोमा जो छिद्र होते हैं ना, स्टोमा छिद्रों के द्वारा पौधे का आंतरिक ऊतकों अथवा वातावरणों के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है यहाँ पे, है ना। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा ना, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट था। क्वेश्चन 4 देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा केवल स्त्रियों में पाया जाता है? भाई थायराइड ग्रंथि तो पुरुष और मेल और फीमेल दोनों में ही पाया जाता है। ठीक है, तो स्त्री भाई इसका ये आंसर होगा ही। ठीक है, ये आंसर होगा ही नहीं।
पीयूष ग्रंथि बिल्कुल मेल और फीमेल दोनों में ही पाया जाता है, मगर ओवरी अंडाशय केवल फीमेल में पाया जाता है। ये अंडाशय कहाँ पाई जाती है हम आपको ये भी देखेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी को टिक ला के आइएगा, ये केवल फीमेल में पाई जाती है यहाँ पे। अच्छा थोड़ा सा दिखाएं क्या ये ओवरी है, दिखता है कैसे, तो देखिए ये फीमेल का इस वाले पार्ट को देखिएगा तो इस वाले पार्ट को हम ओवरी बोलते हैं यहाँ पे, है ना, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड है यहाँ पे, है ना। तो आप इस वाले पार्ट को वेजेना बोलते हैं। खैर हम इनके बारे में ज्यादा डीप में डिस्कस नहीं करेंगे, कभी और हम इनका स्पेशली एक लेक्चर ही लगा देंगे, और कभी कभी आप लोग के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे ना। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, अंडाशय स्त्री जनन तंत्र का पार्ट है, मतलब जो अंडाशय होता है, जो ओवरी होता है, वो जो स्त्री जो फीमेल होता है उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम का ही एक पार्ट होता है, जो उदर गुहा के दोनों ही तरफ उपस्थित होता है। मतलब जो बात इमेज में लिखा गया है ना, जो बात देखिए दोनों ही तरफ उपस्थित होता है यहाँ पे, है ना, ओवरी, तो यही बात एक्सप्लेनेशन में भी लिखा जाता है यहाँ पे, है ना। तो चाहे आप इमेज को समझ लीजिए, चाहे आप इन्हें पढ़ लीजिए, दोनों में से एक चीज हो जाता है। तो हम आपको इमेज दिखा दिए, बाकी यही बात यहाँ लिखा गया, बाकी आपका मन हो तो पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, पढ़ लीजिएगा वहां से। क्वेश्चन 5 देखिए, टाइफाइड किसकी वजह से होता है? सेलामोनेली टाइफिस होता है, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी सी डी और ई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये एक तरीका से क्या है, एक तरीका से बैक्टीरिया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तरीका से बैक्टीरिया यहाँ पे, है ना। मान लीजिए अगर आपको टाइफाइड हो गया तो कौन कौन सा प्रॉब्लम आपको दिख सकता है, तो फीवर आपको दिख सकता है, कफ का प्रॉब्लम दिख सकता है, ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में भी आपको प्रॉब्लम दिख सकता है, ठीक है। और इनके अलावा थोड़ा सा सिर दर्द करेगा, तो ये सब एक प्रॉब्लम दिखेगा। और यही बात मैं 12 बोलो, चाहे आप इमेज से समझ लीजिए, चाहे आप उनको पढ़ लीजिए, तो देखिए यही बात लिखा है, जीवाणु होता है, यह दूषित जलों तथा भोजन पदार्थों में से फैलता है, पेटों में दर्द आपको प्रॉब्लम दिखेगा, ठीक है। दस्त एवं इसका सामान्य लक्षण है, यह पाचन तंत्र को नेगेटिव प्रभावों को डालता है। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हो, और यही बात यहाँ भी लिखा है, कुल मिला के आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 बात करें, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा? हड़प्पा या पंजाब या मोहनजोदड़ो या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? हड़प्पा खोजा गया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस वाले पार्ट को आप देख सकते हैं, यही है ये हड़प्पा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा देखिए क्या इनके बारे में, क्या हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी। हड़प्पा की खुदाई उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के मकानों का एक साथ निर्मित नहीं मिला है, परंतु इनमें कोई भेदभाव का साक्ष्य नहीं मिला है यहाँ पे, है ना। और समाज के लोग का विभाजन, परंतु भेदभाव नहीं था यहाँ पे, मतलब समाज के लोगों में विभाजन था मगर भेदभाव नहीं था। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा ये विभाजन मतलब समझ रहे हैं क्या, जैसे कि आपका 2 भाई, तो दोनों भाई का घर अलग होगा, मगर दोनों भाई में किसी प्रकार का दुश्मनी नहीं होगा। तो यही बात यहीं पे मेंशन किया गया है। क्वेश्चन 7 यहाँ पे बात करें, खिलजी वंश दिल्ली पर शासन किया था कब? 1290 से 1320 किया था, या 1320 से 1414 किया था, या 1400 से 1451 किया था, या और बात करें इनमें से कोई नहीं, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो खिलजी वंश का जो शासन काल था वो 1290 से 1320 था। तो ऑप्शन ए को टिक लगा के चले आइएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एक एक करके मैंने काफी सारे वंश के बारे में मेंशन किया, जैसे कि गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 उनका कुछ समय काल देखने को मिलती है। खिलजी वंश का समय काल देखने की कोशिश करें तो 1290 से लेकर 1320 इसका समय काल देखने को मिलती है। तुगलक वंश का बात करने वाले 1320 से लेकर 1414 कुछ इसका समय काल देखने को मिलती है। सैयद वंश का बात करने वाले 1414 से लेकर 1451 इनका कुछ समय काल देखने को मिलती है। लोधी वंश का बात करने वाले 1451 से लेकर 1526 कुछ इनका समय काल देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ना क्वेश्चन 8 यहाँ पे देखने वाले, 8 देखें यहाँ पे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए कूटों को प्रयोग करके सही उत्तर को चयन करें। अब जैसे कि जयप्रकाश नारायण है, उन्हें लोकनायक की उपाधि दिया गया था, मतलब ए का अगर पूछे तो आंसर 3 होगा यहाँ पे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी यहाँ पे, तो दादा भाई नौरोजी को हम क्या बोलते हैं? वृद्ध नेता बोलते हैं, ठीक है। दादा भाई को यहाँ पे 2 को टिक लगा के, मतलब ए को 3, ठीक है, और सी को 2। लाला लाजपत राय को पंजाब किसे दिया गया था यहाँ पे, है ना। तो देखिए डी का 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए का 3, सबसे पहले तो ए का 3 जहां होगा उनको टिक लगा के चले आना यहाँ पे, ठीक है। ए का 3 यहाँ पे, ठीक है।
आप देखिए, और इनके अलावा डी का 4 यहाँ पे मतलब मैच हो रहा है और इन ऑप्शन में नहीं है, तो बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, बी को टिक ला के चले आएगा। अब यहाँ पे यही बात लिखा गया है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानता है, और CF एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जानता है, दादा भाई नौरोजी को वृद्ध पुरुष के नाम से, तो वृद्ध नेता के नाम से जानता है, इनका लाला लाजपत पंजाब केसरी को उपाधि दिया गया था। तो यही बात यहाँ पे मेंशन है, इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। क्वेश्चन 9 देखिए यहाँ पे, निम्न में से विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट्स इन करेक्ट इन द क्रोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, मतलब सबसे पहले कौन हमें देखने को मिलती है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई थी, तो भारत छोड़ो 1942 में देखने को मिलती है, ठीक है। शिमला समझौता हमें कब मिलती है, तो शिमला समझौता 1944 में देखने को मिलती है। ये कैबिनेट मिशन कब मिलती है, तो 1946 में देखने को मिलती है यहाँ पे, है ना। पूना समझौता कब हमें देखने को मिलती है, तो पूना समझौता ना आपको 1932 में देखने को मिलती है यहाँ पे, है ना। याद आना चाहिए आपको, जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था तो इसी दौरान पूना समझौता देखने को मिलती है। तो 3 जहां पे पहले होगा तो उनको टिक लगाएंगे, 3 यहाँ भी है तो 3 यहाँ भी है, ठीक है। तो आप एक कट कर देंगे, ठीक है। इनके अलावा डी और ई को कट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। दोनों में आप पूना समझौता 1930 के बाद 1942 मतलब 2, ठीक है। 1930 के बाद 1942 आएगा, फिर 1944, तो 3 के बाद एक यहाँ पे, ठीक है। फिर 2 हो जाएगा, फिर कैबिनेट मिशन हो जाएगा। बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन को इसी तरह आपको करना है, एकदम पोलाइटली वे में करना है यहाँ पे। और यही बात यहाँ भी लिखा गया है, पूना समझौता, ये सही नहीं मिस्टेक है, पूना समझौता 1932 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, शिमला समझौता 1944 में, कैबिनेट मिशन 1946 में। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन 10 देखें, क्षारीय धातु का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, क्षारीय धातु का संबंध इनमें से कौन सा सही नहीं, सभी क्षारीय धातु चांदी जैसे सफेद, मुलायम और हल्की धातु होती है क्या, बिल्कुल सही बात है। समूह 1 धातु को क्षार धातु के रूप में जाना जाता है क्या, सभी क्षारीय धातु दो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होती है क्या, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगी, ठीक है। नाउ थोड़ा सा देखिए, इन जितने भी पार्ट है इन्हें हम अल्कली मेटल कहते हैं, जिन्हें हम क्षारीय बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ क्षारीय देखिए, पीएच वैल्यू जिसका 7 होता है तो उन्हें हम उदासीन बोलते हैं, और 7 से अधिक जितने होते हैं वो अल्कलाइन मेटल होते हैं, अल्कलाइन मतलब क्षारीय होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने काफी कुछ मेंशन करके रखा है, यहाँ पे अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो सभी क्षारीय धातु में दो संयोजकता कोष, एक इलेक्ट्रॉन होता है। आवर्त श्रेणी के ए, ठीक, आवर्त समूह के 1A में क्षारीय धातु जैसे कि हाइड्रोजन, अब यही बात यहाँ भी लिखा गया है, ठीक है। अब दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो यही बात एक एक करके यहाँ पे लिखा गया। इनमें जितने भी होते हैं वो एक क्षारीय होते हैं, अल्कलाइन मेटल के होते हैं। तो गाइस आज के लिए हम केवल 10 क्वेश्चन ही रखते हैं, और इसी तरह हम आप लोगों के बीच रोज डेली 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, काफी मेहनत से प्रोवाइड करेंगे। कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं, हम आप लोग के बीच मिलेंगे। इनके अलावा अगर आपका मन करे, हाँ एक चीज है कि आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए हम प्रीवियस ईयर का टेस्ट प्रोवाइड कराने वाले, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा यहाँ पे। बाकी आपको जीके जीएस का कोई भी पार्ट पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, ओनली फॉर 249 होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल हम लोग फिर मिलते हैं।